उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी हैं आप लोगों को आज जावा स्क्रिप्ट की, जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नोड जेएस के अंदर, लेकिन वो मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाई नहीं है जब मैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ा रहा था। तो उसको एक बार जो है वो देखेंगे, कुछ 2-3 चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ तो मैंने जानबूझ के छुड़वाई थी और 2 चीज़ें मैं भूल गया था, तो आज उसको कवर करेंगे पहले तो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। CD डेस्कटॉप, CD Node.js, माई ऐप से बाहर रहते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं make dir। सर स्क्रीन शेयर कर लें। ओके, देखो मैं भूल गया। स्क्रीन विजिबल हुई? ओके, हम पहले करेंगे टच और एक फ़ाइल बनाएंगे index.js के नाम से, और index.js को ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। ठीक है, ये एक फ़ाइल हमने ओपन की, ये जेएस की फ़ाइल है और इसमें कुछ चीज़ें बताने की थी। तो हम पहले बताने वाला हूँ मैं आपको डी सिलेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, डी सिलेक्टर का इस्तेमाल हम लोग अपने नोड जेएस में मैं कर रहा था, मैंने लास्ट क्लास में भी किया और उससे पहले भी एक दफ़ा किया, लेकिन आप लोगों ने पूछा भी नहीं और मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं आपको डी सिलेक्टर बता दूँ। डी स्ट्रक्चर, सॉरी, ठीक है ना। डी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ये पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है ना, यूज़र के नाम से, और उसका नेम हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर, एज ले लेते हैं उसकी 30, एंड उसकी एक ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, ईमेल रख देते हैं test@test.com। अच्छा, ये मैंने एक यूज़र बनाया। अच्छा, डी सिलेक्टर होता क्या है? पहले तो उससे पहले जाने से पहले अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि मुझे इसमें console.log कराना है इस ऑब्जेक्ट को, तो मेरे पास कितने तरीके हैं। तो मैं या तो पूरा यूज़र को जो है वो पूरा यूज़र जो है वो यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, npm node index.js, नहीं, पहले हमें जाना पड़ेगा CD डेस्कटॉप और Node.js के अंदर, और इसके अंदर जो है वो इस फाइल को Node.js के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस कर दूँ थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा यूज़र प्रिंट करा और वो मेरे पास पूरा यूज़र आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम और एज आए। तो मेरे पास क्या तरीका है कि मैं यूज़र डॉट नेम करूँगा, ठीक है, और यूज़र डॉट एज करूँगा, तो मैं इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो देखें उसके साथ आमिर और उसकी एज आ गए। लेकिन इसके बरक्स आपके पास एक और तरीका होता है, ठीक है ना। जब आपको बहुत ज़्यादा जगह इसको यूज़ करना होता है तो आप ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यू निकालने की बजाय एक वेरिएबल बना के रख लेते हैं और उसको कॉल कराते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, हम इसको बंद करते हैं अपना टर्मिनल, और आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि कांस्टेंट नेम यूज़र डॉट नेम और एज। तो दूसरा तरीका आप ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जगह इसको कॉल करना है तो आप जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो सेम वही चीज़ आई है, आमिर एंड एज 30। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ठीक है ना। एक इस तरीके से भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरा तरीका ये होता है कि जब आपको वेरिएबल बनाना हो और आप चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट में से मल्टीपल चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर इसमें 30 वैल्यूज़ हों, ठीक है, क्या होगा कि इसमें 30 वैल्यूज़ हों और आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करनी हो, तो आप पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट उठा के एक वेरिएबल में सेव नहीं कराएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि हम लोग सेशन की लाइब्रेरी से निकाल रहे थे और हम जो है वो एक्सप्रेस की लाइब्रेरी से सिर्फ एक्सप्रेस निकाल रहे थे। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एक जो चीज़ चाहिए होती है हमें वही निकालते हैं, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट उठा के हमें एक वेरिएबल में सेव कर लें। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो ये कि पहले मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है हमारी, ठीक है, और डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है वेरिएबल में, तो हमें दोनों ही चीज़ें नहीं करनी। इस वजह से हम जो है अगर ये 30 वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट था और मुझे सिर्फ नेम और एज ही इस्तेमाल करना था, तो मैंने वो निकाल के वेरिएबल बना लिया। लेकिन इसको बनाने का एक लाइन में एक तरीका ये भी है कि आप कांस्टेंट या जो भी आपको रखना है, उसके अलावा वो फील्ड नेम जो आपको यहाँ चाहिए वो दोनों रखें और इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट को रख दें। तो इस तरीके से आप इसको जो है ये दोनों, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा आपका, ये उस ऑब्जेक्ट में से डी स्ट्रक्चर हो रही है और एक आपको नए वेरिएबल क्रिएट करके दे रहा है ये वैल्यू, और दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम एज इट इज़। इन दो लाइनों को इस एक लाइन में लिखने का एक ये सिंपल तरीका है, ठीक है। और ये नेम आप चेंज नहीं कर सकते, ये वही नेम होगा जो यूज़र के ऑब्जेक्ट में आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया होगा और जो आपको चाहिए होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये सही उसी तरीके से काम कर रहा है। तो देखें बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम किया है जो कांस्टेंट हमने अलग अलग लाइन में किया था। तो ये तरीका जो है वो डी स्ट्रक्चर कहलाता है सॉरी। और ये डी स्ट्रक्चर हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँ CD माई ऐप और कोड ओपन करते हैं। हम लोग कहाँ थे, यूज़र्स में, और नहीं तो फिर हम इंडेक्स में होंगे, और इंडेक्स में देखिए ये वाला तरीका, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हमें, लेकिन हमें पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमने उसको यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करा और उसमें से सिर्फ वही वैल्यूज़ निकाली जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें इस्तेमाल करनी थी, जैसे क्यूरी, बॉडी, वैलिडेशन, रिज़ल्ट, तो वही चीज़ें हमने निकाली हैं उसमें से। तो अगर आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और आपको पूरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना होता, तो आप डी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसमें से सिर्फ वही वैल्यू को निकालते हैं जो वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न कर रहा था, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पूरे एक वेरिएबल में सेव होने की बजाय अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए जो मुझे इस्तेमाल करने थे, और सिर्फ वही फंक्शंस या वही वैल्यूज़ जो है ना वो मेरे पास डी स्ट्रक्चर होके आ गए, मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो मेरे पास ये फ़ायदा हुआ मुझे इसका, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये कोई ख़ास मुश्किल चीज़ है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी सवाल वैसे अगर है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? गुड। ये तो हमारा हो गया डी स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं, इसको बंद कर देते हैं वापस, इसको भी बंद कर देते हैं, दोबारा खोल लेंगे। ये हमारा हो गया डी स्ट्रक्चर। हम ये काम हटा देते हैं। यहाँ तक डी स्ट्रक्चर समझ में आ गई अब हमें बात। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर है क्या, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम समझाता हूँ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स और एरे के साथ होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम उसको टैकल कैसे कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है।
अच्छा, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने में। ये मेरे पास अभी भी एक ऑब्जेक्ट है जो यूज़र का है, उसमें 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम इसके अंदर करेंगे क्या कि एक न्यू यूज़र, एक नया वेरिएबल है, और उसके अंदर अगर मैं यूज़र पास कर दूंगा, मैंने एक क्या किया, मैंने ये वेरिएबल की वैल्यू इस न्यू यूज़र में ऐड कर दी, ठीक है। और मैं कंसोल कराता हूँ न्यू यूज़र, तो हम इसको टर्मिनल पे जाते हैं, क्लियर करते हैं टर्मिनल को, और ये दोबारा करते हैं, तो देखिए न्यू यूज़र की भी वही वैल्यू आई है जो यूज़र की थी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, और अच्छा न्यू यूज़र आ गया, और इसके साथ कॉमा देके, बल्कि कॉमा नहीं करते, कंसोल करते हैं, और कंसोल के अंदर यूज़र करते हैं, तो वो यूज़र और न्यू यूज़र दोनों प्रिंट हो जाएंगे। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। अब ये था बिफ़ोर। अब मुझे क्या करना है, मैं न्यू यूज़र के अंदर न्यू यूज़र के नेम में जो है वो आमिर की जगह जो है वो फ़हाद लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैंने फ़हाद किया और इन दोनों को मूव कर दिया, और अब मैंने कंसोल कराया। अब आप देखेंगे ये कि मैंने फ़हाद तो न्यू यूज़र में चेंज किया था, लेकिन ऑटोमेटिक यूज़र में भी चेंज हो गया। मैंने क्या किया, मैंने न्यू यूज़र में वो चेंज किया था, लेकिन वो यूज़र के अंदर भी चेंज हो गया। वजह यह है कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसका एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस समझ लें, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना मेमोरी में, वो रेफरेंस, उसका जो रेफरेंस होता है, जब हम किसी और वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, वो रेफरेंस एज इट इज़ कॉपी होके वो चला जाता है। अब आप चाहे इस वेरिएबल में चेंज करें या इस वेरिएबल में चेंज करें, हमारी जावास्क्रिप्ट उन दोनों को सेम वेरिएबल कंसीडर करती है। अब देखते हैं कैसे। अब ये फ़हाद आ गया, अब मैं यूज़र डॉट करता हूँ, और इसमें जो है वो नेम तब्दील करते हैं। अब देखते हैं क्या मैं यूज़र में चेंज करूँगा और न्यू यूज़र में चेंज आता है या नहीं आता, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं खान, और ये लाइन को कर देते हैं बंद, ठीक है। दोबारा चलाते हैं। अब जैसे मैंने खान में चेंज किया, जो मैंने यूज़र में चेंज किया वो वापसी न्यू यूज़र में रिफ़्लेक्ट हो गया। पहले मैंने न्यू यूज़र में चेंज किया था, वो यूज़र में रिफ़्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों वेरिएबल के रेफरेंसेस सेम हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं, मींस के ये आप यहाँ पे क्या करें, एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बना रहे हैं, तो उसका रेफरेंस भी कॉपी हो जाता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी तब्दीली आएगी, वो दूसरे वाले वेरिएबल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरी तरफ। अब ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, अगर मैं चाहता ये हूँ कि ऐसा ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक नया ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो सेम वैल्यूज़ के साथ हो। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यूज़र के नेम डॉट यूज़र डॉट नेम, क्योंकि मुझे तो सारी वैल्यूज़ चाहिए। एज के अंदर यूज़र डॉट एज, सारे वेरिएबल जो है वो ईमेल डॉट ईमेल का यूज़र डॉट ईमेल। या तो मैं सारे वेरिएबल्स ऐसे रख दूँ। लेकिन दूसरा तरीका जो हमें जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि ये स्प्लिट ऑपरेटर, 3 डॉट वाला ऑपरेटर आप इस्तेमाल करो, और ये क्या करेगा आपका, और आप यहाँ पे इसके आगे एक ऑब्जेक्ट लिख दो, तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर। उसकी सारी वैल्यूज़ जो मैंने अभी लिखा था आपके साथ में, जो मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी थी, ये स्प्लिट ऑपरेटर एज इट इज़ जो है ना सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देगा जब वो कंपाइल करेगा, ठीक है। अब न्यू यूज़र देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं।
चलाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आई। अब मैं यूज़र में चेंज करूँगा, यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू, और अभी हमारे पास क्या आ रहा है, आमिर आ रहा है। ठीक है, हम करते हैं Node.js। ठीक है, सेव करते हैं इसको और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें कि मेरा जो यूज़र है उसमें Node.js आया और प्रीवियस वाले में मेरे पास आमिर ही आया, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट कॉपी तो हुआ लेकिन एज अ न्यू ऑब्जेक्ट गया है और रेफरेंस नहीं गया उसके साथ वो पुराने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं गया। अब ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। अब आप जिसमें चाहें चेंजेस करें वो दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? यस यस यस। समटाइम्स हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा कॉपी करें कि रेफरेंस कॉपी हो जाए। समटाइम्स हमें जो है वो ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हम चाहते हैं कि रेफरेंस कॉपी ना हो, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा, जहाँ तक तो बात थी हमारे जो है वो अभी तक स्प्लिट ऑपरेटर हमने पढ़ा, डिस्ट्रक्टर हमने पढ़ा, यहाँ तक तो बात थी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन एरे इन मामलात में क्या करता है? ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रक्टर को देखूँ एरे के साथ और जो है वो स्प्लिट ऑपरेटर को देखूँ मैं ऑब्जेक्ट एरे के साथ, अभी तक हमने दोनों चीज़ों को देखा ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम तब्दील करते हैं, पूरा कोड मिटा देते हैं। आपको अगर इसमें कोई सवाल है ऑब्जेक्ट के साथ तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो फिर मैं एरे की तरफ चलता हूँ। ठीक है, गुड। अब आते हैं हम लेट ARR, एक एरे बना लेते हैं और एरे के अंदर हम जो है वो कुछ नंबर पास कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर पास कर देते हैं। अभी हम बात करने लगे हैं डी स्ट्रक्चर की। क्या करने लगे हैं? डी स्ट्रक्चर की। अच्छा, तो डी स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, हमें जो है वो ये वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। लेकिन हम पहले console.log इसको प्रिंट करके देखेंगे ARR को कि हमारे पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, नो इशू। अब इसके साथ जो है वो हमें ARR अगर हम देखा जाए जैसे कि लेट फू इक्वल्स टू ARR, अगर मुझे पहला एलिमेंट उठाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरे 0। अगर मुझे दूसरा एलिमेंट उठाना है तो एरे 1। सही है, ऐसे ही होता है ना। तीसरा एलिमेंट उठाना है तो एरे 2। ऐसे ही करते हैं हम लोग। और अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो फू 1 फू 2। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। 1 2 3 आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हमें एक लाइन में करना है तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट होगा कि हम जो है वो इन सबको मिटाएंगे और इसको एरे में लेंगे। जब ऑब्जेक्ट होगा तो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे और एरे होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। अब आप जो चीज़ पहले लिखेंगे उसके अंदर आपकी ज़ीरो इंडेक्स आएगी, ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी। जो आप सेकंड पे लिखेंगे वो आपकी सेकंड वाली इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा, जैसे फू 1 फू 2। अच्छा, देखते हैं 1 2 3 आया हमारे पास। पहले वाले ने पहली उठाई, दूसरे वाले ने दूसरी उठाई और फू 2 ने तीसरी वैल्यू उठाई। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज करते हैं, फू 2 पहले रखते हैं, फू 1 पहले रखते हैं, तब भी आपकी वैल्यू सेम है, फू 2 एंड फू 1। इसने वैल्यूज़ हमारी जो है वो सेम उठानी चाहिए थी। फू 1 पे आ गया 3 हमारा। अच्छा ठीक है, वैल्यू इसने वही उठाई है कि पहले वाले ने पहली, दूसरे वाले ने दूसरी और तीसरे वाले ने तीसरी वैल्यू। ठीक है, फू 1 पे हमारे पास क्या आया, 3, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। और फू 2 पे क्या आया, 2, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर दिया। तो इंडेक्स चेंज होगी तो भी जो है वो सेम इंडेक्स वाला उठाएगा। ये 0 इंडेक्स उठाएगा, ये 1 इंडेक्स उठाएगा, ये 2 इंडेक्स उठाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर, ओके। अब अगर
बात करते हैं स्प्लिट ऑपरेटर की और ले लेते हैं यही वाली एग्जाम्पल। लेट एरे 2 बना लेते हैं जो हमारे पास 6, 7 और 8 एक और जो है ना वेरिएबल रखा हुआ। अच्छा, एरे में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको एक नया एरे बनाना है, एरे 3, और आप उसके अंदर जो है वो एरे 1 पास करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं सेम एज इट इज़। और आप इसको कंसोल कराएं, एरे 3, तो ये देखें 1 2 3 4 आ गया। लेकिन अगर आप में को इसको एरे 1 भी इसी के साथ आपको मर्ज करके रखना है, तो आप इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं उसको 1 2 3। ठीक है, यही सेम गोज़ आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्प्लिट ऑपरेटर लगा के एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको चारों ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेरिएबल में नहीं डालना और आप चाहते हैं वो सारी वैल्यूज़ एक ही ऑब्जेक्ट में आ जाएं, और तो आप उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि वहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेगा एरे की वजह से। अब देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यूज़ आई। इसके अंदर वैल्यूज़ आई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लाइन में पहला एरे आ गया और दूसरी लाइन में दूसरा एरे आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। नहीं, आप 3 को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सीक्वेंस आती है एरे के अंदर। दो चीज़ें, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें क्लियर हैं तो तीसरी चीज़ जो मैंने नोड जेएस के लिए बचा के रखी थी वो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका काम आगे हमारे पास आने वाला है। हम अपना वैलिडेशंस का जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर हम वो वैलिडेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो हमें उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत आएगी तो हमें उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए वो चीज़ भी आज ही समझाता हूँ मैं, ताकि अगला लेक्चर जो है हम दोबारा वैलिडेशंस को कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं अभी। पहले तो हम जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एक फंक्शन है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको पता है फंक्शन है। फंक्शन का नेम रख देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे सेट टाइम आउट, जो आपको पता है क्या करता है कि आपका एक कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो भी आप चाहें और जितने टाइम बाद चाहें ये उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ हाय और नीचे एक कंसोल लगाता हूँ, दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जावा स्क्रिप्ट को देखा जाए तो पहले कौन सी लाइन प्रिंट होगी और बाद में कौन सी लाइन प्रिंट होगी, ये आप मुझे बताएं। पहले यहाँ पे पहले 3 लाइन प्रिंट होगी और फिर 5 आएगी, या पहले 5 आएगी और फिर 3 आएगी, और ऐसा क्यों होगा। अच्छा, मैं इसका जो है वो सेट टाइम आउट 0 भी कर देता हूँ। हेलो, पहले वाली होगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात को जो है वो हम चला के देखेंगे। ओके, मैंने फंक्शन ही कॉल नहीं किया, पहले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं और फिर चला के देखते हैं। पहले तो डियर आई और बाद में हाय आया, क्यों। हालांकि मैंने तो टाइम भी 0 किया हुआ है।
इसका लॉजिक ये है, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनियस है। एसिंक्रोनियस का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी काम के लिए वेट नहीं करता। अगर किसी फंक्शन को या किसी आपकी जो है ना ऑपरेशन को टाइम लग रहा होता है या वो टाइम लेता है किसी भी तरीके से, तो वो जावास्क्रिप्ट उसको अलग थ्रेड में मैनेज करता है, ठीक है, और आपका कोड नीचे रीड करना शुरू कर देता है। जब तक वो काम प्रोसेस हो रहा होता है, वो काम प्रोसेस होता रहता है और वो नीचे आ जाता है, उस काम के ख़त्म होने की वेट नहीं करता। इस वजह से जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है और फास्ट है, ठीक है। तो वो एक काम के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता जावास्क्रिप्ट, पहली चीज़। तो जब आप सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है वो टाइम लिमिट पे खेलता है। तो अब उसकी टाइम लिमिट 0 हो या कुछ भी हो, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, सेट टाइम आउट को दूसरी थ्रेड में मुंतकिल कर देता है, ठीक है। वो उसको ऑपरेट को परफॉर्म होने देता है और ख़ुद नीचे का कोड रीड आउट करने लगता है। अब आप अगर इसको 1 सेकंड भी देंगे, 1 सेकंड का मतलब होता है 1000 मिली सेकंड, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम होगा। बस देयर के बाद हाई थोड़ा सा डिले लेके पॉज हो गए, 1 सेकंड के पॉज के बाद जो है ना वो प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने जो है सेट टाइम आउट 0 हो या कोई भी नंबर आपने या कोई भी टाइम दिया हुआ हो, जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को मेजर नहीं करेगा। वो देखेगा भाई टाइम का फंक्शन है, वो उसको दूसरी थ्रेड में डालेगा और नीचे पढ़ना शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर आपका कोई काम है, कोई ऑपरेशन है जो टाइम ले रहा है, जावास्क्रिप्ट उसको टाइम तो देगा लेकिन उसके लिए वेट नहीं करता, उसके नीचे का कोड पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चाहिए होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई मुझे पहला रिज़ल्ट चाहिए था डेटाबेस से या कहीं से मुझे डेटा चाहिए और वो आने में टाइम लग रहा है, तो उस डेटा की बेस पे मैं नीचे प्रोसेस करूँगा ना। तो अगर वो डेटा ही नहीं आया होगा तो मैं नीचे प्रोसेस कैसे करूँगा? तो यहाँ पे जब हमें प्रॉब्लम फेस होती है तो वहाँ पे जो है वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का, वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का वो यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ प्रॉमिस क्या। अब ये वाली बात समझ में आ गई कि मिसाल के तौर पे ये हमारा एक ऑपरेशन है जो 1 सेकंड का टाइम लेता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जब ये 1 सेकंड का टाइम लेगा तो जावास्क्रिप्ट इसको रीड करता रहेगा, लेकिन इसके नीचे का रीड पहले करना शुरू कर देगा और बाद में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो वो बाद में प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आई आपको? यहाँ पे अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सॉल्यूशन समझ आएगा। अब ये इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मिसाल के तौर पे मुझे टेस्ट का जो है वो टेस्ट का कोई रिज़ल्ट चाहिए था, इस फंक्शन से कोई रिज़ल्ट चाहिए था और उसको मैं नीचे फर्दर जो है वो उसको यूटिलाइज़ करता। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या काम करता है हमारा, हम यहाँ से रिटर्न करते हैं न्यू प्रॉमिस को, ठीक है। ये न्यू प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉमिस जो है वो एक क्लास है और क्लास से पहले हमेशा हमारे पास न्यू का कीवर्ड लगता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसके ये लेता है दो फंक्शंस रिटर्न करता है, जैसे रिजॉल्व ठीक है। आप नाम चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नाम से पता चल जाता है, एंड रिजेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी काम परफॉर्म करें, जब आप इस पर प्रॉमिस लगाएंगे, ठीक है। अब ये प्रॉमिस लगाने का तरीका है। प्रॉमिस ने क्या किया, प्रॉमिस ने एक फंक्शन लिया पूरा, ठीक है, एक पूरा फंक्शन लिया और फंक्शन में दो पैरामीटर पास किए उसने, एक रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब अगर आप यहाँ से रिजॉल्व, यहाँ पे अगर आप कॉल कर लेते हैं, जैसे सेट टाइम आउट करते हैं हम दोबारा से,
पर नीचे पड़ा हुआ है, इसको ऊपर ले आते हैं, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे हम जो है वो कंसोल प्रिंट कराते हैं एंड देन रिजॉल्व रिटर्न करते हैं, और अब टेस्ट को कॉल कराते हैं। तो आपको यहाँ पे बज़ाहिर कोई भी इशू नज़र नहीं आएगा, हाई प्रिंट हो गया आपका नॉर्मली। लेकिन अब इस फंक्शन को, जो टेस्ट का फंक्शन है आपका, इसके अंदर एक एबिलिटी आ गई है। क्या एबिलिटी आ गई है आपके पास कि आप यहाँ से डॉट देन का एक फंक्शन आ जाता है, जब भी रिज़ॉल्व कॉल होगा तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिज़ॉल्व में मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लेगा, या कोई str कर देते हैं, या कोई स्ट्रिंग ले रहा है, वही स्ट्रिंग जो है वो आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहे हैं और वही स्ट्रिंग आप रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से टेस्ट के अंदर एक पास करेंगे, मिसाल के तौर पे हाय आमिर। ठीक है, अभी देन के बगल चला के देखते हैं, पहले हाय आमिर आ गया। अब आपको देन की फैसिलिटीज़ मिलती है। अब देन क्या करता है, जब इसका काम ख़त्म होगा ना, जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा और रिज़ॉल्व कॉल होगा, तो जब रिज़ॉल्व कॉल होगा, जब मेरे पास देन के अंदर वो वैल्यू जो मैंने यहाँ से रिज़ॉल्व में रखी है वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे कोई देख लेते हैं, जैसे रिस्पॉन्स कर लेते हैं, एक फंक्शन इसको पास कर दिया हमने, रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखते हैं इट्स रिस्पॉन्स। अच्छा, RES। ठीक है, रिस्पॉन्स। अब वापसी हम अपना काम चलाएंगे, तो देखें हाय, और जैसे ही उसके बाद ये वाली लाइन उसके बाद चली, तो जैसे ही वहाँ से रिज़ॉल्व मिलेगा उसके बाद मेरा देन एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होगा कि अब मैं अपने कोड को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अब मेरा जो भी कोड है उसको मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, और जब मेरा देन जब भी एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा रिज़ॉल्व कॉल होगा यहाँ पे, अब वो 10 मिनट बाद हो, 15 मिनट बाद हो, उसके बाद मेरा ये सारा कोड चलेगा। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब मुझे सीक्वेंस से उसका डेटा भी मिलेगा और मेरा काम भी चलेगा। बात समझ में आई यहाँ पे? रिज़ॉल्व तक कहानी समझ में आई? यस यस यस, बाकी सारा कोड भी वेट पे रहेगा जब तक उसका रिस्पॉन्स रिज़ॉल्व होके नहीं आता। अब आपका कोड ऐसा था यहाँ पे कि आपको अगर सक्सेस हुआ तो आपने रिज़ॉल्व भेजा, और अगर सक्सेस ना हुआ तो आपने रिजेक्ट भेज दिया। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ भी प्रोसेसिंग की थी, इस सेट टाइम आउट में हमने कुछ भी प्रोसेसिंग किया था, जैसे मिसाल के तौर पे डेटाबेस से डेटा मंगाया या कि वैलिडेशन चेक की थी। अगर वो सक्सेस हो गई तो आपने रिजॉल्व भेज दिया, लेकिन अगर वो फॉल्स हो गई तो आपने क्या किया, आपने रिजेक्ट भेज दिया। आपने क्या किया, रिजेक्ट भेज दिया, और जो भी डेटा आपने रखना था वो आपने रख दिया। मैं यहाँ पे str पास कर रहा हूँ, आप कुछ भी पास कर दो इसको, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे रिजेक्ट भेजेंगे रिज़ॉल्व की जगह, तो वो आपको देन में नहीं मिलेगा, देन में आपको सिर्फ रिज़ॉल्व ही मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक और फैसिलिटी, वो होती है कैच, जस्ट लाइक एंड ट्राई कैच। ठीक है, लेकिन ट्राई कैच क्या करता है, कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे आप जब रिजेक्ट भेजेंगे तब वो कैच में आता है। कैच में भी सेम ही होता है, जैसे आपके देन ने एक फंक्शन लिया, ऐसे ही आपका एक कैच भी एक फंक्शन लेता है। और आपको कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ रख दो, रिस्पॉन्स रख दो, एरर रख दो, वो जो है आपको इसमें वैल्यू रिटर्न करेगा। कंसोल डॉट लॉग एरर हमने यहाँ किया और इट्स एरर। चला के देखते हैं।
इट्स एरर, हाई आमिर क्यों आया, क्योंकि मैंने वहाँ से आमिर ही रिटर्न करवाया, जो भी आप यहाँ से भेजोगे वो आएगा, तो यहाँ पे हाई आमिर आ गया, लेकिन ये एरर से रिटर्न हुआ मेरा। बात समझ में आई कि रिजॉल्व क्या कर रहा है, रिजॉल्व करोगे तो देन में जाएगा, रिजेक्ट करोगे तो कैच में जाएगा। और ये काम इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हमें वेट करवाना होता है कि हमारा कोई कोड टाइम ले रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम वेट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉमिस यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरा अभी ये तो एक फंक्शन है, यहाँ तक समझ में आई तो बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अच्छा 2 मिनट रुके, मैं पानी पी लूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सारे एक और फंक्शन बना लेते हैं ताकि मैं एग्जाम्पल समझा सकूँ आपको। फंक्शन का नाम रखते हैं कॉल टेस्ट, और ये पूरा जो काम हो रहा है हमारा इस फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये फंक्शन कॉल कराना है। कॉल टेस्ट हमने कॉल कराया और सॉल्व किया, सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा है जैसा हमने चाहा था, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ लगा देते हैं ट्राई कैच, ताकि अगर यहाँ पे कैच लगा देते हैं, एरर सेट टाइम आउट हम ऊपर ले जाते हैं, और इसमें जो है वो ट्राई कैच के अंदर रिजॉल्व, और रिजेक्ट हमारा कैच के अंदर, अगर कोई किसी भी वजह से हमारे पास एरर आया तो रिजेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक बात तो समझ में आ गई आपको। मैंने बस ट्राई और कैच में अलग अलग कर दिया ताकि वो आपको याद रहे कि रिजॉल्व के अंदर जब हम रिटर्न करेंगे तो सक्सेस में जाएगा, और रिजेक्ट करेंगे तो कैच में जाएगा। अच्छा अब मिसाल के तौर पे ये हम कंसीडर करते हैं कि टेस्ट का फंक्शन या कोई भी फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन है, एक के बाद मुझे एक एग्जीक्यूट करना है। अगर मेरे पास ये आ जाता है हाय आमिर, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद टेस्ट दोबारा एग्जीक्यूट हो और वो प्रिंट करे कि जैसे कि हाय तलहा, और उसके बाद फिर से हम उसका रिस्पांस जो है वो फिर से उसका जो है वो रिस्पांस लें, उसका फिर कैच भी कॉपी कर लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, हमने दोबारा उस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन अब पहले वो हाय आमिर कर रहा था, जैसे ही वो आमिर को हाय कर लेगा फिर वो तलहा को हाय करेगा, और फिर उसके बाद वो तलहा का रिस्पांस भी दिखाएगा कि भाई ये सक्सेस हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि अब एक फंक्शन के बाद जब दोबारा फंक्शन कॉल करना है वो भी एसिंक अवेट है, वो भी जो है प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अभी इसको चला के देख लेते हैं। हाय आमिर, इट्स रिस्पांस आ गया हाय आमिर, फिर तलहा को हाई किया उसने और उसका रिस्पांस आ गया, दैन में गया। यहाँ तक समझ में आए? अब ये जो कोड है ना हमारा, अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो ये कोड बहुत गंदा लग रहा है। ये कोड क्या लग रहा है? बहुत गंदा और बहुत मैसी हो गया है। इसी प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए, हालांकि ये प्रॉमिस आना चाहिए आपको और ये प्रॉमिस का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है? ये तो चीज़ आपको आनी ही चाहिए, ठीक है? ये प्रॉमिस इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स आप देन और कैच के अलावा, अगर आप देन और कैच ना लगाना चाहें तो इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होता है एसिंक अवेट। वो क्या होता है? वो एसिंक अवेट होता है। अगर मैं इस पूरे को मैं बंद कर दूं और यहाँ पे फंक्शन से पहले लिखेंगे एसिंक, एसिंक, यहाँ पर हम लिखेंगे एसिंक, एक कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद हम करेंगे टेस्ट हाय आमिर सेम, और इसको ले लेंगे एक वेरिएबल में, जैसे रिज़ल्ट कर लेते हैं, ठीक है?
और इस फंक्शन से पहले लगा देंगे अवेट, इंतज़ार करो। और ये अगर मैं एसिंक हटाऊंगा तो ये अवेट काम नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि ये अवेट आप एसिंक करने के बाद, फंक्शन को एसिंक बनाने के बाद ही अवेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उस फंक्शन से पहले अवेट लगा लें या आप उस फंक्शन के बाद देन लगा लें, दोनों एक ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पांस के वेरिएबल में आपको डेटा मिल रहा था, यहाँ पे अब आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट करते हैं, और बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर ले आते हैं, ये हटाते हैं, ये ओपन करते हैं और इसको रिज़ल्ट कर देते हैं। ठीक है, और चला के देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। नोट जेस, हाय आमिर, इट्स रिस्पॉन्स हाय आमिर। ठीक है, अब अगर आपको आमिर के अलावा तलहा को करना है, ठीक है, लेट हटा देंगे सेकंड टाइम में, यहाँ पे तलहा कर देते हैं। ठीक है, और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो है वो तीसरी दफ़ा भी कर लें किसी को, फ़हाद, और उसका रिस्पॉन्स भी ले लेते हैं। अब आप ये देखें, आमिर को हाई हुआ, तलहा को हुआ और फ़हाद को हुआ। अब बताने का मकसद ये है, ये कोड इजी टू अंडरस्टैंड है एज़ कम्पेयर इसके, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप देन और कैच, देन एंड कैच, देन एंड कैच लगाना चाहें या आप अवेट लगा के एसिंग को रवेट करना चाहें, दोनों सेम काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पहले बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट में आपको वैल्यू मिलेगी ना, वो सिर्फ रिजेक्ट की मिले रिजॉल्व की मिलेगी, रिजेक्ट की वैल्यू आपको यहाँ नहीं मिलेगी। एसिंक अवेट जब आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट के अंदर जो है वो हमेशा रिजॉल्व की वैल्यू मिलेगी, रिजेक्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर दूँ और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करें हम, तो आपके पास एरर ट्रिगर हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या हुआ, एरर ट्रिगर हुआ है, आपको सेम एज इट इज़ नहीं चला कोड जैसे पहले चल रहा था। क्यों? क्योंकि आपको रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी कभी भी रिजेक्ट की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप एसिंक अवेट लगाएंगे तो आपको ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा एनी हाउ। आप यहाँ ट्राई लगाएंगे और यहाँ पे कैच लगाएंगे। अब कैच के अंदर जो है ना वो आपको एरर मिल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग इट्स एरर, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर चला के देखते हैं। हाय आमिर इट्स एरर और हाय आमिर एरर आ गया बाबा। तो जब आप एसिंक और अवेट लगाएंगे तो आपको ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा लाजमी, लेकिन जब आप देन लगाएंगे तो आपको देन के साथ ही कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैच में आपको रिजेक्ट मिलता है और देन में आपको रिजॉल्व मिलता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो पीछे आपने वेरिएबल डिफाइन किया होता है उसके अंदर आपको रिजॉल्व मिलता है, लेकिन रिजेक्ट के लिए आपको ट्राई कैच का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक बात समझिए। और एसिंक अवेट और ट्राई कैच में सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है, काम ये सेम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 3 दफ़ा लिखना पड़ता तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता एज़ कम्पेयर दिस वन। ये आपको साफ़ सुथरा कोड मिल रहा है और एक ही लाइन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि ये दोनों 3 चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई हैं, डिस्ट्रक्चर, स्प्लिट ऑपरेटर एंड आपका जो है वो प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट, ये 4 चीज़ें हो गई हैं आज के टॉपिक्स में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
प्रॉमिस में बाद वाले फंक्शन पर ये करना होगा। हाँ, एसिंक अवेट लगाना पड़ेगा अगर आपको उस फंक्शन के अंदर वो कॉल कर रहे हैं, प्रॉमिस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आपको एसिंक अवेट लगाना पड़ेगा अगर आप एसिंक अवेट के पैटर्न पे जाना चाह रहे हैं। अगर आप देन और कैच के पैटर्न पे जाना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए फिर आपको एसिंक और लगाने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन में। कोई और फंक्शन ऐसा हो नहीं सकता। अभी आप लोग जैसा कि आपने वल्लाह आलम, अभी आप लोग जब नोड जेएस कर रहे हैं ना, तो आपने नोड जेएस में कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक नहीं देखी जो डायरेक्ट फाइल के अंदर जो है ना वो हम लिख रहे हों, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या कोई वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हो। इस तरीके की हम सारे फंक्शंस बनाते जा रहे हैं और सारा काम फंक्शंस के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि आपके प्रॉमिस को एसिंक अवेट के साथ आप बगैर फंक्शन के कॉल करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको फंक्शन के साथ ही कॉल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जब आप फंक्शन को एसिंक करेंगे तो ही अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जेएस की फ़ाइल के अंदर अवेट लिख के कोई भी प्रॉमिस को कॉल नहीं करा सकते। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको डायरेक्ट फाइल के अंदर प्रॉमिस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप फिर देन और कैच का ही इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। और कोई सवाल? क्योंकि आज ये 4 चीज़ें ही आई थिंक आपके लिए ओवरडोज हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि इसको दोबारा आपने रिपीट भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। और ये 2 चीज़ें डिस्ट्रक्चर और स्प्लिट ऑपरेटर में मोस्टली यूज़ करने वाला हूँ आगे जाके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं आगे जाके, और प्रॉमिस का भी इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करूँगा आने वाली दिनों में, क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे अपनी तो उसमें भी इस्तेमाल होगा। और कल परसों के नेक्स्ट क्लास या वेरी आफ्टर नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर दोबारा प्रॉमिस तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप ये इस वीडियो को जो है ना वो दोबारा देख लीजिएगा। जी हाँ, याली वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँगा मैं इंशाल्लाह, आज ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह।